नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा था आरटी एक्ट के ऊपर जो हम बातचीत कर चुके थे, उसकी कानूनी प्रक्रिया को हम देख चुके थे, किन परिस्थितियों के अंदर लागू हुआ था, सारी बातों पर हमारा बात जिक्र हो चुका था। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि आरटी एक्ट में कौन कौन सी धाराएं हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से अध्याय है, इन धाराओं में किन बातों का उल्लेख है, इसके ऊपर हमारी रहेगी चर्चा दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट बात की थी कि 1 अप्रैल 2010 को आरटीई संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन कहां को छोड़ करके? J&K को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल 2010 की कहानी है। हमने देखा था कि इस आरटीई को लागू करने वाला जो पहला राज्य पूछे हमसे, तो हम किसे बताएंगे? इंग्लैंड। अगर पहला देश पूछे तो कौन सा होगा? पर्सा, फिर जॉर्डन। लेकिन पूछे आरटीई एक्ट लागू करने वाला विश्व में भारत कौन सा देश है, तो ध्यान रखना, विश्व में भारत 135वां देश है जिसने आरटी एक्ट को लागू किया था। एशिया के अंदर हमारा स्थान 15वां है, विश्व में हमारा स्थान कौन सा है? 135वां देश है जिसने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए कानून बनाया है। हम ऐसे विश्व के अंदर 135वें स्थान पर खड़े हैं। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, ये जो आरटी एक्ट है वो जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं जो हैं, उन पर लागू नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे हमारे ईसाई मिशनरी होगी, मदरसे हो गए, जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो शिक्षा दे रही हैं, उन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरटीई लागू नहीं है। ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसे। अब हम बात करते हैं आरटी एक्ट की संरचना। अगर हम बात करें आरटी एक्ट की संरचना की, संरचना की हम बात करें अगर, तो आरटी एक्ट के अंदर पूछे हमसे कुल अध्याय कितने हैं, तो कुल अध्याय हैं 7। हमसे पूछे कुल धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं हैं 38। और पीछे अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची है 1। ठीक है ना। आरटी एक्ट में पूछे कुल कितनी धाराएं हैं, तो 38 धाराएं हैं। हमसे ये पूछे कि अध्याय कितनी है, तो 7 हैं। और अनुसूची पूछे तो 1 है। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में, जिसको हमने 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था, जिसका नाम हमने रखा था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011, उसके अंदर 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। आगे चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो हम बात करते हैं अध्याय की, तो अध्याय टोटल कितने हैं? 7 हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है। अगर हम बात करें प्रथम अध्याय की, तो प्रथम अध्याय के अंदर प्रस्तावना है, इसका प्रारंभिक, जिसे हम कह दें प्रीम्बल। कोई भी एक्ट हो, एक्ट का जो स्टार्टिंग, जो पहला हमारे पास में चैप्टर होता है, अध्याय होता है, उसके अंदर हमेशा क्या होती है? उसकी प्रस्तावना दे रखी होती है। देखना कि आगे एक्ट में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो सारी बातें फर्स्ट अध्याय के अंदर हमें दी होती है।
हम बात करते हैं दूसरे अध्याय के अंदर। दूसरे अध्याय के अंदर आरटी का क्या दिया गया है, विस्तृत उल्लेख दिया गया है, जिसका नाम रखे हैं बालक का शिक्षा अधिकार। बालक का शिक्षा अधिकार, या हम कह सकते हैं इसके अंदर आरटीई का विस्तृत उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करें तीसरे अध्याय की। तीसरे अध्याय के अंदर जो समूची सरकार है हमारे पास में, उसके जो अधिकारी वर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके अधिकार और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो किसका हमें समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग के अधिकार एवं उनके कर्तव्य या दायित्व प्लस साथ साथ यहीं पे माता पिता के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख अध्याय 3 के अंदर मिलता है। फिर से हमसे पूछे चौथा अध्याय, तो चौथे अध्याय में क्या मिलता है। देखिए 4 अक्षर का नाम क्या है, विद्यालय। तो चौथे अध्याय के अंदर विद्यालय के मानक या मापदंड। दूसरी बात, विद्यालय के अंदर कौन मिलेगा, हमें पढ़ाएगा कौन, शिक्षक। तो शिक्षक की योग्यता, उसके अधिकार और दायित्वों का उल्लेख मिलता है। फिर हम बात करें 5वां अध्याय। तो 5वें अध्याय के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख किस में किया गया है, 5 के अंदर किया गया है। नोट कीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं छठे अध्याय की। तो छठा अध्याय बालकों से संबंधित है, ध्यान रखना। भी बचा कौन है हमारे पास में, बालक ही तो बचा है ना। अब वीडियो को रोक करके फिर आराम से नोट कर लिया करें भाई। छठा अध्याय इसमें बालक का संरक्षण, अधिकार, अधिनियम 2005 बताया गया है। अर्थात इसके अंदर बालक के अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है हमारे पास में। फिर हम बात करें 7वां अध्याय। 7वें अध्याय की बात करें
तो 7वें अध्याय में दिया गया है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब कि जो बची हुई बातें हैं वो सारी 7वें अध्याय में आ जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर तय मानकों के अंदर जो परिवर्तन के प्रावधान हैं वो हमारे पास में समूची सरकार के पास होंगी कि वो इन मानकों के अंदर जब मर्जी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ध्यान रखना, ये 7 अध्याय हैं। अब हमने एक एक करके क्या करना है, धाराओं को पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हम पहली धारा से। ध्यान रखना, अगर यही हमसे पूछ ले कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो ध्यान रहे जो पहला अध्याय है वो सबसे छोटा है और जो चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर सबसे छोटा सबसे बड़ा अध्याय पूछे तो पहला अध्याय सबसे छोटा, प्रस्तावना छोटी सी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास में जो चौथा अध्याय है वो चौथा अध्याय सबसे बड़ा है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आइए अब बात करते हैं धाराओं के ऊपर। जो महत्वपूर्ण धारा है, हम 38 की 38 धारा नहीं देखेंगे, हमें केवल बालकों से रिलेटेड और एक्ट से रिलेटेड धाराओं को हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी हो। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जैसे हमें असम से का हमें क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें आगे आ जाएंगी। ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि धारा 1 के अंदर, धारा 1 में क्या है। ध्यान रखना, आप कोई सा भी एक्ट पढ़ना, चाहे आप अनैतिक व्यापार अधिनियम पढ़ना, चाहे पॉक्सो एक्ट पढ़ना, चाहे आप ऐसी स्टोपन अधिनियम पढ़ना, आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो रटने की जरूरत नहीं होती, एक सिस्टम चलता है। ध्यान रखना, जो पहला धारा होगी, पहला फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारे पास में, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 3 ही बातें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? एक तो मिलता है संक्षिप्त नाम, दूसरा प्रारंभ और तीसरा विस्तार। किसी भी एक्ट की आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन है, पहली जो धारा है उस धारा के अंदर 3 चीजें मिलती हैं हमको कि उसका नाम क्या है, दूसरा उसका वो प्रारंभ कब से है, और तीसरा उसका विस्तार कहाँ पर है। तो हमें मालूम है संक्षिप्त नाम इसका क्या है, तो नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये पूरा नाम दे रखा। हमसे पूछे कि आरटेट का पूरा नाम कौन सी धारा के अंदर है, तो पहली धारा के अंदर, या हमसे पूछ ले कि आरटेट की प्रथम धारा के अंदर इस एक्ट का नाम क्या है, तो पूरा नाम यहां पर लिखा हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। किसी भी एक्ट का जो पूरा नाम हमें मिलेगा उसके फर्स्ट सेक्शन पहली धारा के अंदर ही मिलेगा। ध्यान रखना, नाम के बाद आता है कि इसका प्रारंभ कब से है, इसका प्रारंभ कब से है, अर्थात ये लागू कब से हुआ। ध्यान रखना, तो इसका जो प्रारंभ है वो है, ध्यान रहे दोस्तों, 1 अप्रैल 2010। कभी फर्स्ट सेक्शन के अंदर लागू होने की तिथि आपको जो है बना कब है ये तिथि मेंशन नहीं होती। ध्यान रखना, हमने देखा था बना था ये 26 अगस्त 2009 को, लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 को। तो हमेशा जो फर्स्ट सेक्शन में डेट आती है वो डेट आती है कि ये इफेक्टिव कब से है। ध्यान रखना, ये परिवर्तन में कब आया, ये लागू कब हुआ, प्रभाव कब हुआ इसका, तो ध्यान रखना वो हुआ अप्रैल 2010 को। फिर बात करें इसका विस्तार। विस्तार मतलब ये भारत के कौन से राज्य क्षेत्र के अंदर या भारत के किस भाग के अंदर कहां तक फैलेगा, कहां तक लागू होगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो विस्तार है वो विस्तार है हमारे पास में संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में। आज की डेट की बात मैं करता हूं तो ये संपूर्ण भारत के अंदर लागू है। ध्यान रखना, लेकिन जब अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2010 की, तो ध्यान रखना ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू नहीं था। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे पास क्या हो गए थे,
कुछ कश्मीर में कानून हम लागू नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे ही हैं, जैसे आप पढ़ेंगे अनैतिक दैहिक व्यापार अधिनियम है, तो पूरे भारत में लागू हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में भी साथ में लागू हुआ था उसी टाइम जब इफेक्ट हुआ था। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास में कि विस्तार कि वह कौन कौन से क्षेत्र के अंदर प्रभावी होगा। अब जैसे वर्तमान में कुछ हमारे एक्ट आते हैं, वो एक्ट है वो नागालैंड के ऊपर लागू नहीं होते हैं हटना। हमने नागालैंड के लिए एक अलग से राष्ट्र ध्वज का निर्माण कर दिया है, नागालैंड अपना स्वतंत्रता देश अलग बनाता है, उसको हमने विशिष्ट राज्य का दर्जा दे चुका है। तो कुछ कानून है हमारे वो नागालैंड के लागू नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं वो संपूर्ण भारत में लागू नहीं होते, वो किसी राज्य के लिए, भूभाग के लिए, अलग से क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। और कुछ कानून पूरे भारत के लिए होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, राज्यों की डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अभी मोटर व्हीकल एक्ट आया था, ध्यान रखना, तो बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया था। राजस्थान ने उस समय लागू नहीं किया था, राजस्थान ने इसको 8 जुलाई को लागू किया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 8 जुलाई 2020 को लागू किया है, इफेक्ट किया है, ध्यान रखना इसको। इसमें अमेंडमेंट करके, आवश्यक संशोधन करके फिर लागू किया है इसको। तो कोई भी जो एक्ट है वो एक्ट कहाँ तक, किस सीमा तक, किस क्षेत्र तक, किस भूभाग तक लागू है, ये बात भी हमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, ध्यान रखना। तो ये बातें हमारे पास में पहली धारा 1 के अंदर क्या मिलेगा, नाम, प्रारंभ और विस्तार। किसी भी एक्ट को देख लेना, हर एक्ट की पहली धारा के अंदर आपको 99 पॉइंट यही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दो। अब अगर ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि ये जो चीज है वो कौन सी धारा के अंदर परिभाषित है, तो मुख्यतः ध्यान रखना, मुख्यतः बोल रहा हूं, अब यहां पर मैं कंफर्म नहीं कर रहा, एक्ट के अंदर आने वाली जो शब्दावली होती है वो धारा 2 के अंदर होती है। धारा 2 में क्या है, शब्दावलियों का उल्लेख, शब्दावली का उल्लेख या परिभाषाएं यहां डिफाइन की गई हैं। उपधाराएं हैं लगभग इसमें य तक, कैसे लेकर के य तक के उपधाराएं हैं। कौन कौन से देखिए यहां डिफाइन किए गए शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हमसे बात इसमें बताया है कि पिछड़े बालक कौन है। अब आप देखते हैं कि ये हर जगह डेफिनेशंस जो है ना वो हर एक्ट के अनुसार होती है, तो कभी भी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा। देखिए कैसे, पिछड़े बालक का यहाँ जो एक्ट के अंदर संबंध है वो है SC ST OBC इन बालकों से संबंध है, ध्यान रखना। फिर एक होता है अभावग्रस्त बालक, अभावग्रस्त बालक के अंदर कौन आ जाते हैं, जो APL BPL कैटेगरी बनाई गई है वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमसे बालक को यहां परिभाषित किया गया है। अब बालक जो आपके हर एक एक्ट के अंदर डिफाइन है, ध्यान रखना। बालक जो है वो सभी एक्टों के अंदर है। घरेलू हिंसा में बता रखा है, अनैतिक व्यापार के अंदर बता रखा है हमें, ठीक है ना। विषय से का जो अनैतिक व्यापार में 16 साल से कम आयु का जो बालक होगा, 18 से अधिक वाला वयस्क होगा, अवयस्क 16 से 18 के बीच का होगा। इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के अंदर भी बालक की परिभाषा दे रखी है। सभी एक्ट के अंदर बालक की परिभाषा दे रखी है, वो परिभाषा अलग अलग है, ध्यान रखना। आप रट्टा मत मारो कि बालक कौन सा होगा। अब यहां पर बालक कौन है, यहां पर बालक है 6 से 14 वर्ष का। यहां इस एक्ट के अंदर बालक शब्द कहीं पर भी आएगा, उस बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष का लड़का या लड़की। अब जब पॉक्सो एक्ट पढ़ोगे तो उसमें बालक का मतलब अलग है, किसी में 12 साल से कम है, किसी में 14 साल से कम है, किसी में 16 साल से कम है, किसी में 18 साल से कम है, ठीक है ना। वो डेफिनेशंस अलग अलग हैं, तो सभी एक्ट की डेफिनेशनों को मिक्स मत करना, ध्यान रखना कि अब आप कहीं घरेलू हिंसा के सर यहाँ तो बालक की परिभाषा ये दे रखी है एक्ट है अगला। उन एक्टों के अंदर सभी के अंदर जन्म से लेकर के आयु दी होती है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, लेकिन इसने 6 से 14 वर्ष बोल दिया, ठीक है ना। और सुनो, अगर बालक दिव्यांग है, ठीक है ना, तो दिव्यांग बालक की जो आयु दी है इसने
दिव्यांग बालक किसको माना है? 6 से 18 वर्ष की एज दे दी उसने। 6 से 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग हो उसे भी बालक की श्रेणी में हासिल किया है। सामान्य जो बालक है हमारे पास में, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सही है, उसको 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति को हमने बालक माना है। तो ये परिभाषाएं हैं, इसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है ना। वंचित बालक कौन सा है, अभावग्रस्त कौन सा है, ये सारी परिभाषाएं कौन से में है? धारा 2 के अंदर उल्लेखित है, ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धारा 3 की ओर। अब देखिए धारा 3 में क्या है। धारा 3 हमें याद रखनी है, वैसे महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 3 के अंदर है कि समूची सरकार का दायित्व है कि वो निःशुल्क शिक्षा का क्या करे? आयोजन करे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यह सरकार का दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे। इसके बाद देखिए धारा 4 क्या कहती है। धारा 4 है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए यहाँ केवल हम मुख्य धाराओं के ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। सभी धाराओं पे चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे जो डायरेक्ट सिलेबस है, अभी हमें महिला और बालकों के अधिकार से संबंधित है, तो कानून में कुछ बातें होती है वो हमसे संबंधित नहीं है, तो उनके ऊपर हमारी चर्चा नहीं रहेगी। धारा 4 में क्या कह रही हैं? अगर कोई बालक है वो शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया है तो ध्यान रखना कि विद्यालय प्रशासन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक ठीक। अब ये विद्यालय प्रशासन कौन सा होगा? स्थानीय अभिभावक कौन होगा? स्थानीय अभिभावक वो होंगे वे अभिभावक जिनके बच्चे संबंधित विद्यालय में पढ़ते हैं, अध्ययनशील हैं, वे व्यक्ति स्थानीय अभिभावक होते हैं। तो स्थानीय अभिभावक, स्थानीय प्रशासन और विद्यालय प्रशासन ये मिलकर के क्या करेंगे? समुचित एवं समन्वित प्रयास करते हुए क्या करेंगे? अगर कोई बालक जो वो शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुका है, क्या प्रयास करते हुए अगर कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट गया है तो उसे आयु के अनुरूप जोड़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखना। कौन कौन जोड़ेंगे? स्थानीय अभिभावक, स्थानीय प्रशासन और विद्यालय प्रशासन, ध्यान रखना। अब स्थानीय अभिभावक क्यों जोड़ेंगे साहब? क्योंकि स्थानीय अभिभावक जब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर विद्यालय के अंदर की विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है, ध्यान रखना। तो उस विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर से हमारे क्या होता है कि स्थानीय अभिभावक में से सदस्य चुन करके जाते हैं। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी असम से जो स्कूलों के अंदर बनती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? स्थानीय अभिभावक होता है। उसका उपाध्यक्ष कौन होता है? स्थानीय अभिभावक होता है। इसके अलावा 11 सदस्य होते हैं, टोटल 16 मेंबर होते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर। उनमें से 11 कहाँ से होते हैं? स्थानीय अभिभावक होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विद्यालय के अंदर आने वाला जितना भी फंड होता है, जितना भी विकास शुल्क आता है या अनुदान आयोग जो भी आता है, पैसा आता है, वो सारा पैसा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा खर्च किया जाता है। तो जिसके अंदर क्या है? स्थानीय अभिभावकों की भागीदारी है। इसी कारण जब बच्चा स्कूल से कोई हट जाता है, शिक्षा छूट जाता है, तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो अभिभावक हैं
और इसके अलावा विद्यालय प्रशासन, ये मिलकर के क्या करते हैं, बच्चे को उस विद्यालयों से जोड़ने का, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। और ध्यान रहे ये आयु के अनुरूप जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 6 साल का बच्चा है पहली क्लास में एडमिशन लेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 साल का बच्चा है दूसरी में, 8 साल का तीसरी में, 9 साल का हमारे पास में जो चौथी क्लास जो भी है। अब ऐसा नहीं है कि हम 12 साल के बच्चे को पकड़ कर लेकर के आगे और सीधा उसको आते पहली क्लास में बिठा देंगे, नहीं बिठाएंगे, ध्यान रखना। उसका जो आयु के अनुरूप जो क्लास बनती है उसे उसी क्लास के अनुरूप बिठाया जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसे तो अगर कोई बच्चा कभी ज़िंदगी में स्कूल गया ही नहीं हो, हम उसको 10 साल का पकड़ के लेकर के आगे और सीधा पहली क्लास में कैसे बैठाएंगे उसको, हम सीधा हम क्या किया, चौथी या पांचवी जो भी क्लास बनती है उसमें बैठा दिया, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो बच्चों के लिए पहले एक 3 माह का विशेष एक ब्रिज कोर्स बनाया जाता है, जिसके अंदर से फंडामेंटल महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, मौलिक बातें होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। उसे विज्ञान गणित के जो गुड कंसेप्ट है वो नहीं, लेकिन जो मौलिक चीज़ें काम आने वाली वो चीज़ें उसे सिखाई जाती है। फिर उसे कक्षा के अनुरूप, उसके आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। तो ध्यान रहे कभी भी अधिक आयु का बच्चा है तो उसे हम पहले क्लास के अंदर एडमिशन न देकर के उसे उसकी आयु के अनुरूप प्रवेश दिया जाता है। ये हमारी कहती है धारा 4, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आइए। धारा 5 भी बालक के अधिकारों से ही संबंधित है कि धारा 5 के अंदर यह है कि अगर कोई भी जो बालक है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले विद्यालय स्थानांतरण करना चाहे तो स्थानांतरण कर सकता है, ध्यान रखना। ये धारा 5 कह रही है। धारा 5 क्या कह रही है कि अगर बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले विद्यालय स्थानांतरण करता है तो बालक के समस्त अधिकार स्वतः स्थानांतरित हो जाएंगे। देखना थोड़ा सा एक्ट है, एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है और कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, सिंपल समझो। सीधी साधारण बस है कि अगर बच्चा टीसी मांगेगा ना, टीसी मांगने पर टीसी देनी होगी। पहले क्या करते थे, एक्ट से पहले हम बच्चे अगर टीसी मांगते थे, अगर स्कूल को ट्रांसफर चेंज करना चाहते थे तो बच्चे को टीसी नहीं देते थे, ध्यान रखना। अब जब एक्ट आया है, आरटी एक्ट आने के बाद में जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, वो बच्चे की टीसी को नहीं रोक सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात धारा 5 के अंदर कह रखी है हमें कि अगर कोई बच्चा है वो विद्यालय स्थानांतरण करना चाहता है, विद्यालय को छोड़ना चाहता है, तो उसके साथ साथ उसके समस्त अधिकारों का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये जो धारा 5 है वो धारा 12 का विरोध करेगी। आगे हम पढ़ेंगे धारा 12, तो धारा 5 जो है वो धारा 12 का क्या करती है, विरोध करती है, ध्यान रखना। अर्थात सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चे के, लेकिन आरटीई एक्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। आरटीई एक्ट का स्थानांतरण नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी सब ट्रांसफर हो जाए लेकिन आरटीई एक्ट का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए धारा 12 का विरोध करती है। धारा 12 हम आगे पढ़ लेंगे, नोट कीजिए भी इसे। देखिए नेक्स्ट,